डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में हम कौटिल्य का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कौटिल्य का राज्य का सप्तांग सिद्धांत, अर्थात कौटिल्य ने राज्य को एक सावयव शरीर की एक तुलना करते हुए, उपमा देते हुए राज्य के 7 अंग माने हैं और इन 7 अंगों के अपने अपने विभिन्न रोल हैं। ये सातों रंग एक संतुलित स्थिति में अपने कार्य, अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, तो वो राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में आता है। जैसे एक सावयव शरीर में उसके हाथ, पैर, मस्तिष्क, हर एक अंग का अपना रोल है, उसी तरह कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में राज्य की 7 प्रकृतियां या इसके जो 7 अंग माने हैं, इसमें 7 अंग हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। इन 7 अंगों को जिस क्रम में कौटिल्य ने बताया है, उसी क्रम में इनकी महत्ता को भी स्पष्ट किया है। क्योंकि स्वामी जिस प्रकार मानव शरीर में सिर का, मस्तिष्क का जो स्थान है, राज्य में कौटिल्य ने स्वामी का वो ही स्थान रखा है। इसका यदि हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके वो देखें तो स्वामी से तात्पर्य है कि उस राज्य का जो रक्षक है। और कौटिल्य ने राजा या स्वामी के लिए केवल एक व्यक्ति मात्र होना आवश्यक नहीं माना है, अपितु राजा या स्वामी ऐसा हो जिसमें कुछ ऐसे गुण हो जिसके आधार पर वो प्रजा के कर्तव्यों का पालन अपने प्रति करवा सके और प्रजाजनों के अधिकारों का भी वो संरक्षक बन सके, दूसरे राज्यों के द्वारा किए गए आक्रमणों या अन्य विपदाओं का भी वो प्रतिकार कर सके। अर्थात कुल मिलाकर राजा या स्वामी ऐसा हो जो उस राज्य को एक सुरक्षित रूप में रख सके और उसकी प्रसिद्धि विश्व स्तर पर फैला सके। जो भूमि उसके पास है उसका वो समर्थन कर सके, जितने प्रजा उसके पास है उसका वो भरण पोषण पालन कर सके और एक समरसता का वातावरण, माहौल बना सके। कौटिल्य ने राजा की बौद्धिक स्थिति और उसके उच्च शिक्षा दीक्षा और उसकी दिनचर्या का जिस तरह से वर्णन किया है, तो वो चाहता था कि स्वामी के द्वारा इस प्रकार की भूमिका निभाई जाए, इस प्रकार स्वयं भी ऐसे कर्तव्यों का वो पालन करे कि प्रजा उसका अनुकरण कर सके। तो स्वामी को शीर्ष स्तर पर जिस तरह से रखा है, वैसी ही उसकी महत्ता भी कौटिल्य ने प्रतिपादित की है। क्योंकि राज्य स्वामी के द्वारा ही पहचाना जाता है, राज्य की प्रतिष्ठा स्वामी के व्यक्तिगत और सार्वजनिक गुणों के द्वारा ही जानी जाती है। और स्वामी की शिक्षा दीक्षा भी एक ऐसी होनी चाहिए जो हर तरह का ज्ञान उसमें हो, हर प्रकार की दूरदर्शिता उसमें हो, प्रजा के मनोविज्ञान को समझने की क्षमता उसमें होनी चाहिए और प्रजा और स्वामी के बीच एक संतुलित संबंध किस प्रकार बन सकते हैं, इसके लिए कैसे नीति, नियम, कानून, कायदे बनाए जाएं, ये तभी कर सकता है स्वामी जब उसमें इस तरह की उच्च स्तर की शिक्षा दीक्षा दी गई हो। और ये शिक्षा दीक्षा बचपन से ही उसे मिलने लग जाती है, तभी जाकर वो इस पद पर जब विराजमान होता है तो उन गुणों के कारण वो एक अच्छे स्वामी के रूप में अपने आप को प्रतिपादित कर पाता है। दूसरा जो अंग कौटिल्य ने बताया है, अमात्य। अमात्य का साधारण अर्थ हम मंत्री से लेते हैं, क्योंकि एक राज्य में इतने सारे कामों को एक अकेला राजा कभी नहीं कर सकता। राजा के कार्यों में सहयोग देने के लिए जिस प्रकार आज वर्तमान सरकार में मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, उसी तरह अमात्यों को कौटिल्य ने राजा की सहायतार्थ रखा है। इन अमात्यों के भी उसने कई प्रकार के वर्ग बताए। जिस प्रकार स्वामी की शिक्षा दीक्षा योग्यता काबिलियत पर कौटिल्य ने काफी विस्तार पूर्वक कहा, उसी तरह अमात्यों की शिक्षा दीक्षा योग्यता पर भी कौटिल्य ने कहा कि अमात्य ऐसे हों जिनमें सबसे पहले तो राजभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हो, सच्चाई और ईमानदारी इतनी हो कि जिस विभाग का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है उस विभाग के प्रति उनमें एक ऐसा रुझान हो और उसको समझने की उनमें योग्यता भी होनी चाहिए। तो अमात्यों के चयन में योग्यता को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए,
कि न कि उसके वंश और कुल को। अमात्यों की संख्या पर भी कौटिल्य ने कहा कि ये बहुत अधिक मात्रा में भी नहीं हो और इतनी कम भी नहीं हो कि शासन के कार्यों को पूरा नहीं किया जा सके। अमात्यों में एक श्रेणी कौटिल्य ने ऐसी भी बताई है जो कम मात्रा में अपनी, जिस तरह से एक अंतरंग कैबिनेट होती है आज के समय में, वैसे जिनके साथ कौटिल्य बहुत सारे अमात्यों से मंत्रणा करने के बजाय कुछ लोगों के साथ मंत्रणा कर सके, वो उसकी राय सलाह से यदि सहमत हो तो बाकी और लोगों से राजा के द्वारा सलाह ली जा सकती है, सलाह मशविरा किया जा सकता है। तो अमात्यों पर भी कौटिल्य ने विस्तार से कहा और राजा और अमात्यों को कौटिल्य ने एक गाड़ी के दो पहिए के समान कहा है। जैसे गाड़ी दो पहियों के बिना नहीं चल सकती है, वैसे ही अमात्य के बिना भी राज्य का काम नहीं चलेगा और स्वामी के बिना तो राज्य का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इसी तरह जो तीसरा अंग है कौटिल्य ने बताया है वो है जनपद। जनपद का मतलब है उस राज्य की भूमि प्लस उसमें बसने वाली जनसंख्या। भूमि और जनसंख्या आज के वर्तमान के जो राज्य की डेफिनेशन है उसमें भी जनसंख्या का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि राज्य पर्वतों, नदियों का या पेड़ पौधों का समूह नहीं होता। जनसंख्या के बिना तो राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो जनसंख्या कैसी हो, जनसंख्या के चरित्र पर ही राज्य का चरित्र निर्भर करता है। तो राज्य की जनसंख्या इतनी अधिक भी नहीं हो कि वो राजा के द्वारा, स्वामी के द्वारा उसका भरण पोषण नहीं किया जा सके, और इतनी कम भी नहीं हो कि राजा के पास एक सुदृढ़ सेना भी वो निर्मित नहीं कर सके। तो एक अच्छी संतुलित मात्रा में राजा के पास जनसंख्या हो। इसी के साथ भूप्रदेश, भूमि राजा के पास जो है उस भूमि को इस प्रकार से करके रखना चाहिए कि वो नदी, पर्वत, तालाब सब तरह की उसमें पूर्ति हो सके और उसमें उपजाऊपन पर भी ध्यान दिया जाए ताकि रहने वाली जनसंख्या अपना धन धान्य और अन्य चीज़ों का उत्पादन कर सके, अपनी जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं उनको भी वो पूरा कर सके। और इसमें रक्षा से संबंधित, कृषि से संबंधित, खानों से संबंधित, पशुपालन से संबंधित नित्य नई तकनीकें विकसित करके भूमि को और ज़्यादा उर्वर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। इसी तरह चौथा अंग जो कौटिल्य ने राज्य का बताया है वो है दुर्ग। दुर्ग राजा प्राचीन काल में अपने विशेष सुरक्षा के लिए एक विशेष स्थान के रूप में निर्मित किया करते थे। जब राजा को यह आशंका हो कि कुछ समय बाद किसी शत्रु राष्ट्र के द्वारा, शत्रु राजा के द्वारा आक्रमण किया जा सकता है, तो उस आक्रमण की कल्पना के साथ ही राजा के द्वारा धन, धान्य और अन्य चीजों का संचय करना शुरू कर दिया जाता था। तो इसके लिए दुर्ग सबसे प्रॉपर स्थान माने जाते थे। दुर्ग या तो राजधानी के बीचों बीच भी बनाए जा सकते हैं या चारों दिशाओं में इस तरह से बनाए जा सकते हैं कि शत्रु राष्ट्र पर नजर रखी जा सके और यदि आक्रमण हो और आवश्यकता पड़े तो स्वामी उसमें छिपकर अपने को बचा भी सकता है। तो दुर्ग शत्रु राष्ट्र का प्रतिकार करना और स्वामी की अपनी हिफाजत, दोनों ही कार्यों में दुर्गों का बड़ा रोल रहता है। कौटिल्य ने औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन और वन दुर्ग, इस तरह दुर्गों की 4 कैटेगरीज बताई है और चारों का अपना अपना महत्व है, जिसमें औदक और पार्वत दुर्ग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये शत्रु राज्य को आक्रमण करने से रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ 5वां जो अंग कौटिल्य ने बताया है वो है कोश। जिस प्रकार मनु ने धर्म को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना, धर्म की महत्ता प्रतिपादित की, कौटिल्य ने अर्थ की महत्ता प्रतिपादित की और उसने अपने विषय का नाम भी अर्थशास्त्र रखा, क्योंकि कोश के बिना राज्य का कोई भी काम नहीं चल सकता। राज्य को एक सुदृढ़ सेना रखनी है, लेकिन सेना के पास अस्त्र शस्त्र हथियार जो होंगे, सेना को वेतन देना है, सेना का भोजन है, इसकी व्यवस्था अर्थ के बिना नहीं हो सकती। तो राजकोष ऐसा होना चाहिए जो यदि कोई ऐसी मुसीबत आन पड़ी या किसी दूसरे राजा के द्वारा आक्रमण कर दिया गया तो राजा के पास पर्याप्त मात्रा में कोष हो कि वो अपनी और अपनी प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस कोष को
राजा को बहुमूल्य जो रत्न है, सोना चांदी, इनसे भी परिपूर्ण रखना चाहिए। और कोष कभी भी इतना नहीं घटना चाहिए, क्योंकि कोष की मात्रा कम होगी और इसकी यदि खबर जनता में फैल जाती है तो जनता राजा के प्रति सम्मान नहीं कर रखती है, उससे लगता है कि अब ये राजा उनकी हिफाजत के लायक नहीं है। कोष में राजा को वृद्धि के प्रयास अपने स्तर पर और जनता से कर के द्वारा करते रहना चाहिए, लेकिन कर की मात्रा जनता की अपनी आवश्यकताओं के बाद शेष बचे चीजों पर ही लगानी चाहिए। कर ऐसे नहीं हो कि जनता परेशान होकर राजा को कर चुकाए। तो कोष पर्याप्त मात्रा में हो और धार्मिक आधार पर संग्रहित हो, प्रजा को पीड़ा पहुंचाकर कोष का संवर्धन नहीं किया जाए। छठा जो अंग कौटिल्य ने राज्य का बताया वो है दंड, यानी कि सेना, क्योंकि सेना राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यदि किसी पड़ोसी राष्ट्र के द्वारा आक्रमण कर दिया जाएगा तो सबसे पहले सेना ही उसे बचाती है। सेना के कौटिल्य ने कई प्रकार बताए। हाथियों की सेना होती है, घोड़े वाली सेना, अश्व सेना हो सकती है, पैदल वाली सेना हो सकती है। तो सभी प्रकार की सेना और एक फिक्स रेशियो में होनी चाहिए और सैनिकों के उसमें जाति से ज्यादा उनकी योग्यता का ध्यान रखा जाना चाहिए। बल्कि कौटिल्य तो ये कहता था कि ब्राह्मण वर्ग के लोग सेना में ज्यादा नहीं होने चाहिए। सेना में शक्तिशाली और शौर्य से संपन्न लोग होने चाहिए जो अपने से ज्यादा राज्य की हिफाजत के लिए मरने मिटने को भी तैयार हो जाएं। तो सुदृढ़ सेना भी राज्य का एक इम्पोर्टेंट अंग है। और 7वें नंबर पर कौटिल्य ने मित्र को बताया है, क्योंकि मित्र एक ऐसा राज्य है जो परेशानी के वक्त और अच्छे समय, दोनों ही समय राजा का मनोबल, उसका संबल बढ़ाने का कार्य करता है। किसी अन्य राज्य के द्वारा आक्रमण किया गया है तो मित्र राष्ट्र के द्वारा उसको आवश्यक रसद पहुंचाई जा सकती है, अन्य आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं और उस शत्रु राष्ट्र का मुकाबला करने में वो अपनी सेना, अपना धन, अपनी प्रजा, सभी चीजों से सहयोग कर सकता है। लेकिन मित्र भी ऐसे हो, मित्रों की अच्छे से परीक्षा लेकर परीक्षित मित्र होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मित्र के रूप में हम बहुत ज्यादा आश्वासित हो और परिस्थिति जब आए मित्र की सहायता की, उस समय वो मित्र मुकर जाए या शत्रु पक्ष के जाकर सहयोग करने लग जाए। तो मित्रों की भी पहचान राजा को अपनी दूरदर्शिता के आधार पर, अपने गुप्तचरी ज्ञान के आधार पर जांच परख कर की जानी चाहिए। कौटिल्य ने ये जो 7 अंग बताए हैं, जिस क्रम में इनका हमने वर्णन अभी देखा है, उसी आधार पर इनकी वरीयता, प्राथमिकता भी निर्धारित की है। क्योंकि राजा और स्वामी एक दूसरे के पर्याय हैं और स्वामी अमात्य को उसने एक गाड़ी के 2 पहियों की उपमा दी है। और अंग भले ही दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें नंबर पर आते हों, लेकिन हर एक अंग का अपना महत्व है। क्योंकि मानव शरीर में जिस तरह से मस्तिष्क का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन एक हाथ की उंगली का भी उतना ही बड़ा रोल है। यदि एक उंगली भी शरीर से खंडित हो जाती है तो वो शरीर पूर्णता को खो देता है, एक अंग भंग की श्रेणी में आ जाता है। तो 7 अंगों का अपना महत्व है। वरीयता केवल उनके काम और उसके आधार पर निर्धारित की है। आलोचकों के द्वारा फिर भी इस चीज की इस आधार पर आलोचना की जा सकती है कि राजा को सर्वाधिक महत्व दिया और राज्य का एक शरीर से तुलना करने की कौटिल्य ने बात कही है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से प्रतिपादित नहीं किया कि राज्य और एक सहावयव शरीर एक कैसे हो सकते हैं। और स्वामी और इसको बहुत ज्यादा महत्ता दी है या महत्व प्रदान किया है। मित्र को, दंड को 6ठे नंबर पे रखा है, जबकि किसी अन्य विचारक की दृष्टि में हो सकता है अमात्य के बाद में दंड का नंबर आता हो, क्योंकि जनपद, भूमि और जनसंख्या की रक्षा सेना के द्वारा ही की जा सकती है। तो इसकी आलोचना में भी जैसे कुछ पॉइंट हम दे सकते हैं। सावयव संबंधी मैंने बता दी, और निर्माणक तत्व संबंधी आलोचना ये, क्योंकि कोई भी राज्य का निर्माण, जैसे आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं जनसंख्या, सरकार, भूमि और सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है संप्रभुता, जो राज्य की सुप्रीम पावर या सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिपादित है, उस पर कौटिल्य ने कोई बात नहीं कही है। हो सकता है ये चीज इनके अंतर्गत
स्वामी में उसने सार्वभौमिकता संप्रभुता को मान लिया हो, लेकिन क्लियर कट आज की जैसी ये स्पष्ट नहीं की है, तो ऐसे लगता है कि कहीं न कहीं एक चीज कौटिल्य के द्वारा छूट गई है। और अल्टीमेटली कौटिल्य के द्वारा जो सप्तांग सिद्धांत की थियरी दी गई है राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण है, और कौटिल्य का ये योगदान राजनीतिक जगत के लिए हमेशा अमूल्य रहेगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, शेष अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।